ICRs आप लोगों को मैसेज किया है मैंने, मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि इस लैपटॉप पे हो जाए। मेरा लैपटॉप पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आई होप क्लास, ये वाली क्लास आज की निकल जाए, फिर देखते हैं। बहरहाल, कैन यू पीपल हेयर मी? अभी खुशबू का रिप्लाई आया है बेटा, लेकिन अभी चल रहा है। जब तक चल रहा है चलाती हूँ, और ना फिर देखते हैं मोबाइल पे ट्रांसफर कर दूंगी। बहरहाल, चलो भाई, हम पढ़ रहे थे सल्फोनामाइड्स। खुशबू ने उसामा का नाम दिया है, लेकिन बेटा अभी चल रहा है। जब तक मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग द एडवर्स इफेक्ट। लास्ट स्लाइड में हमें एडवर्स इफेक्ट ही हमने पढ़ी थी, ठीक। वो उसके बाद आ जाता है इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। अच्छा, सल्फोनामाइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, you can classify sulfonamides on the, and how can you classify? On the basis of pharmacokinetics, that how it is absorbed, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई, चलो सही बेटा। तो on the basis of pharmacokinetics, Osama, have you got the received the slides बेटा? अच्छा, pharmacokinetics के basis पे अगर आप classify कर रहे हो तो either you can say कि भाई those which are rapidly absorbed, वो जो poorly absorbed होते हैं, for example sulfur salicylate, ठीक है। So these are the classification on the basis of pharmacokinetics. Then comes the classification on the basis of chemical structure. As I discussed in the last class, okay, on the basis of chemical structure, you can classify sulfonamides in 4 different ways. सही है बेटा? Can you hear me? Can you people hear me? Okay, so on the basis of chemical structure, as you have seen the basic structure of sulfonamides. So according to that structure, you can add any functional group either at the beginning or at the end of the basic structure. So yeah, just have a look on the basic structure of sulfonamide. So this is the basic structure. Either you can add anything over here, N1 substitution group, or on the para-amino group. सही है? अच्छा, पैरा-अमाइनो ग्रुप पे आपने जब भी सब्स्टिट्यूशन लगानी है तो द ड्रग विल बिकम इनएक्टिव. तो व्हाई आर वी अटैचिंग डिफरेंट ग्रुप्स एट स्टिल एट पैरा-अमाइनो ग्रुप? पैरा-अमाइनो ग्रुप पे जो भी चीज लगाई जा रही है, इट मींस दैट द ड्रग इज अ प्रो ड्रग. सही है? वंस इट विल गोज इनसाइड, तो अंदर जाके वो ग्रुप हट जाएगा एंड द एक्चुअल ड्रग विल बी अवेलेबल टू perform the pharmacological action. समझ आ रहा है बेटा? So there are 4 different types of drugs, how, on the basis of which you can classify sulfonamides according to its chemical nature. Acha, either something is attached on the
पैरा माइनस, बेटा मम्मा की क्लास हो रही है ना, ठीक है. Now substitution done at para on amino group, that is the para nitrogen, सही है. Then amido group, or sometimes substitution is done on both the sides, ठीक है. But remember one thing, ये जो fourth है, no amino group on benzene, it is a very rare group. बहुत ही rarely होता है कि amino group हटा दिया जाए, सही है. You can see there is a carbon in between the amino and the benzene ring, so it is very rare. लेकिन बहरहाल फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी है. सेकंड थर्ड में क्या हो रहा है, सेकंड थर्ड में ये हो रहा है कि व्हेन एवर यू आर अटैचिंग एनीथिंग, इनफैक्ट सेकंड थर्ड में तो नहीं, सेकंड में तो कोई मसला नहीं है. फर्स्ट जो है वहां पर है, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला. फर्स्ट एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो बताई गई है, इसमें यू हैव अटैच्ड, यानी कि द R&D डिपार्टमेंट अटैच्ड अ ग्रुप after the nitrogen, that is the para amino group पे कुछ attachment की गई है, and this means that these drugs are the prodrugs. Is it clear? अच्छा जी, आगे चलो. फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज आप सबको पता है बेटा कि ये जो स्पेसिफिकली आपका सल्फोनामाइड्स होते हैं, दे आर नॉट ओनली एंटीबायोटिक, कुछ नॉन एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, ठीक है. सो इफ यू क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उस तरह भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है. सल्फोनामाइड ग्रुप बहुत जगहों पे आ रहा होता है, एंटी डायबिटिक ग्रुप में आ रहा है, डायूरेटिक्स में आ रहा होता है, ठीक है. हाँ, एसिटाजोलामाइड, बिल्कुल बेटा. एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप सबको पता होगा ये बात के according to the on the basis of duration of action, sulfonamides can be classified into 4 different classes: ultra long acting, intermediate acting and short acting, ठीक है. अच्छा, ये बातें ऐसी हैं जो बचपन से एक तरह से पढ़ते आ रहे हैं, सल्फोनामाइड्स की शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग can act up to 40 hours, then 24 hours, 10 to 24 hours, and finally 10 hours or a bit lesser than it. And finally on the basis of therapeutic use, ये तो ऑलमोस्ट वही हो जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन. इसको ना भी आप कंसिडर करो तब भी चलेगा, ठीक है. तो मेरे ख्याल में क्लासिफिकेशन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको. चल वी मूव ऑन, आगे चले. अब आ जाता है ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है. अच्छा, अब व्हाट इज ट्राइमिथोप्रिम? होता यह है कि नॉर्मली ट्राइमिथोप्रिम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड्स, ठीक है. And what does this trimethoprim do? It blocks folic acid synthesis, ठीक है. Then the question arises कि why it is used in combination with sulfonamides? तो there are 2 major reasons of using trimethoprim in combination with sulfonamides, ठीक है. पहला ये है कि they can inhibit 2 different reactions, सही है, at the same metabolic path. एक ही metabolic pathway में 2 जो हैं, एक ही रिएक्ट 2 मुख्तलिफ जो हैं ये इनहिबिट कर रहे होते हैं. हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स, ठीक है. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है और एक डाईहाइड्रोटोराइट सिंथेटेज. तो यहाँ पर ये 2 जगहें हैं जहाँ पर ये दोनों यानी कि कॉम्बिनेशन इज मोर पावरफुल. देन उसके बाद आ जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, ट्राइमिथोप्रिम में और सल्फोनामाइड्स में कोई डिफरेंस है? एनीबॉडी? कोई डिफरेंस सल्फोनामाइड्स में और उसमें हो, ट्राइमिथोप्रिम में? एक बैक्टीरियोस्टैटिक है और एक बैक्टीरियोसाइडल है, सही है. हाँ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो ये देते हैं दोनों. कॉम्बिनेशन इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं कि दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं. लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि एक बैक्टीरियोसाइडल है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है. तो रीजंस क्या हैं?
एंजाइमेटिक अमाइड ग्रुप नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। बेटा किसकी बात कर रहे हैं आप? सुमेरा नाज? हाँ, एंजाइमेटिक इनहिबिशन अलग है। सुमेरा, आई एम आस्किंग यू बेटा, ये आपने जब लिखा है अमाइड ग्रुप नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो? बेटा अमाइन ग्रुप है तो सही मेरा बेटा। अच्छा, एज कंपेयर टू इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद पायरामीथामीन, देयर इज एन अमाइन ग्रुप, जानू जरा देखें, ठीक है। It inhibits the bacterial form of enzyme dihydrofolate reductase, which converts folate to tetrahydrofolate. यानी कि in combination, when used in combination, they completely destroy the whole process of folic acid synthesis. तो it's a better combination. हाँ, तो I was telling कि भाई ये दोनों combination में क्यों use होती हैं? एक तो ये हो जाता है कि they can inhibit the टू डिफरेंट रिएक्शंस, एक ही मेटाबॉलिक पाथवे पे दो मुख्तलिफ रिएक्शंस को ये कवर कर रही होती हैं, इनहिबिट कर रही होती हैं। सेकंड, व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ बेटा? आगे चले। नहीं, ट्राइमेथोप्रिम इज बैक्टीरियोसाइड, लेकिन ये बैक्टीरियोसाइडल भी होता है सल्फोनामाइड, बट द कॉम्बिनेशन बिकम्स बैक्टीरियोसाइडल अगेंस्ट बैक्टीरियोसाइडल है ट्राइमेथोप्रिम बेसिकली गिवन ओरली, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड वाइटेड। ये सेकंड पॉइंट अगर आप ना भी लो तो बेटा यूसामा रजा सही कह रहे हैं। बेसिक एडीआर वो नोजिया वॉमिटिंग डायरिया यही है, और फोलिक एसिड की इनहिबिशन हो रही है तो इस वजह से गैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। ठीक, कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड बीबीबी। अच्छा, दो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन साथ में दे दिए हैं along with sulfonamide where they can be used. It's basically trimethoprim can act against E. coli, K. pneumonia और different species of enterobacteria जो हैं उनके खिलाफ भी ये काम कर रहा होता है। अब इसका एक कॉम्बिनेशन एडिशनल स्लाइड है ये, सल्फोनामाइड के साथ ट्राइमेथोप्रिम की जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस स्लाइड को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसकी ज़रूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ को ट्राइमोक्साजोल, बेसिकली इसके बारे में आपने याद करना है। सही है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन? Trimethoprim and sulfamethoxazole are in the combination of 1:5. Of course, the advantages बैक्टीरियासाइडल होता है, वाइड बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, इसीलिए नॉर्मली कॉम्बिनेशंस जब भी इस्तेमाल होते हैं बिकॉज दे गिव अ लार्ज कवरेज अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, एंड फाइनली एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इट इज क्वाइट सिमिलर टू वो जो है अपना ट्राइमेथोप्रिम, लेकिन फिर जब कॉम्बिनेशन में आता है तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो यू मस्ट नो दिस टू। ठीक है, क्रिस्टलुरिया है, कर्निक है, ये तो स्पेसिफिकली आपके हो जाते हैं सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स। ये आपको पता होगा कि क्रिस्टलुरिया और कर्निक जो है उसके हैं, सल्फोनामाइड्स के हैं, लेकिन को ट्राइमोक्साजोल जो है उनके नोजिया वॉमिटिंग डायरिया आ जाता है, डिप्रेशन हेडेक वगैरह है। ठीक है, एनी क्वेश्चन?
क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना है? अब यहाँ सारे छोटे टॉपिक्स जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे, सही है। सारे जो थे एंटीवायरल एंड हेलमिंथिक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, देयर विल बी अ क्विज ऑफ कोर्स एंड द टॉपिक्स विल बी फ्रॉम एंटीवायरल एंड हेलमिंथिक। चलो बहरहाल वो कर लेते हैं। नहीं बेटा, क्विज जो है डॉक्टर सना और मेरे दोनों टॉपिक्स का साथ ही होगा। मैंने अपने टॉपिक्स बता दिए हैं, डॉक्टर सना के डॉक्टर सना खुद बताएंगी। अच्छा, अब जो आ जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अब एड्रिनर्जिक कोलिनर्जिक जो है, डेट बता दूंगी बेटा। मिनाल, ठीक है। कोलिनर्जिक सबको पता है, व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स? भाई यू ऑल नो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो जो आपके एक तो एसिटाइल कोलिन तो है ही है, वो तो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। वर्किंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक, वेरी गुड। निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे, सही। सो लेट्स स्टार्ट। Nervous system is consists of central nervous system and peripheral nervous system, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, बाकी पेरिफेरल में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है, which are also known as voluntary or involuntary. They perform voluntary and involuntary functions respectively. Now, autonomic nervous system is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. अच्छा, लेकिन ये भी आप लोगों के इल्म में होगा कि all those drugs which act on parasympathetic nervous system are parasympathomimetic, मिमिक कर रहे हैं, वही एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे के अगेंस्ट एगोनिस्ट होते हैं, तो दे आर नोन एज पैरा एसिम्पैथोलाइटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक और लाइटिक। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक हो गया और फिर सिंपैथेटिक, उनके भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो हैं उसको भी उसी तरह से नाम दिया गया है, ये सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक। अच्छा, फिर आपका आ जाता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यू ऑल नो दैट। इसके अलावा आपको इसके बारे में और क्या बताना है? एसिटाइल कोलिन के बारे में सबसे पहला आपका एसिटाइल कोलिन ही स्टार्ट होने वाला है। सो वेयर डज इट एक्ट? It acts on both sympathetic and parasympathetic, pre-ganglionic nerve ending, post-ganglionic nerves also. अच्छा, एसिटाइल कोलिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसेप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। रिसेप्टर्स का आपको पता होगा कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक पढ़ना है, एड्रिनर्जिक भी पढ़ना है, तो रिसेप्टर्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर दे मे बी कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं। Now, cholinergic receptors are further divided into muscarinic and nicotinic receptors. Similarly, adrenergic receptor, हाँ, nicotinic, muscular,
मस्करेनिक के 5 टाइप्स होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एड्रेनर्जिक जो है वो पता है आपको, अल्फा बीटा डोपामिन ये सब होते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग हम इस पे जाने से पहले मैं एसिटाइल कोलिन को कवर सारा कर देना चाहती हूँ, ताकि उसके बाद हम रिसेप्टर्स पे जाएं। रिसेप्टर का भी एक इंट्रोडक्शन तो हल्का से दे दिया, यकीनन आप लोगों को पता होगा। मेरे ख्याल में उसामा रजा को सबसे ज़्यादा पता होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी स्लाइड है कहीं? हाँ, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। चलो जी, अब क्या होता है, वी स्टार्ट विद द, पहले एसिटाइल कोलिन पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, सही है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? कोलिनर्जिक है। अच्छा, ओवरऑल यू मस्ट नो हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड, where it is stored and how it is released, and what happens after it is released. से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। चलो, नर्व टर्मिनल होता है, एक नर्व है, उसका नर्व टर्मिनल है। जहां वो नर्व खत्म होती है, देन स्टार्ट्स अनदर नर्व, कोई ऑर्गन आएगा या कोई दूसरी नर्व आएगी, सही है। तो जो बीच की छोटी सी स्पेस होती है खाली, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन्स के बीच में, जो दो नर्व्स के बीच में आपके पास जो स्पेस आती है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट स्पेस कॉल्ड? तो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस देख लेते हैं। हाउ एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड। न्यूरॉन के बाहर मौजूद होता है सोडियम, ठीक है, और कोलिन भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिन हैज टू बी ब्रॉट इनसाइड द न्यूरॉन, उसको न्यूरॉन के अंदर लाना होता है, ठीक है। सोडियम न्यूरॉन के साथ, सॉरी कोलिन के साथ अंदर जाता है, ठीक है। और ये अंदर किस तरह आता है? एक एंजाइम, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कोलिन को न्यूरॉन के अंदर लेकर आता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट ट्रांसपोर्टर कॉल्ड? कोलिन ट्रांसपोर्टर कहते हैं इसे, ठीक है। वंस कोलिन कम्स इनसाइड, तो अब अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एसिटाइल को ए मौजूद होता है। अभी एसिटाइल कोलिन बनाना है, कोलिन अंदर आ गया, एसिटाइल को ए मौजूद है। एसिटाइल को ए कंबाइंस विद कोलिन टू फॉर्म एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बन गया। अच्छा, अब क्या होता है, अब अनटिल एंड अनलेस कोई काम नहीं है इसका, ठीक है, तो क्या होता है कि जब तक के ऐसा काम नहीं है तो इट हैज टू वेट समवेयर, एक वेटिंग रूम में इसको बिठा दिया जाता है। तो वेटिंग रूम कौन होता है? एक चीज है, एक एंजाइम है, एसिटाइल सॉरी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। So it takes the newly formed acetylcholine inside the neuron, न्यूरॉन के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे वो रख देता है उसे, ठीक है। कहाँ रखता है? इट इज केप्ट इनसाइड अ वेसिकल, वेसिकल बनाया जाता है, उस वेसिकल के अंदर न्यूली फॉर्म्ड आपका जो एसिटाइल कोलिन है उसे रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है एक एंजाइम जिसे VAT, सही है, कहा जाता है। ये जो आपका ये जो एंजाइम है, ये ट्रांसफर करता है आपके एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के अंदर। अब वेसिकल जो है वो न्यूरॉन में है। अब इस न्यूरॉन में जो वेसिकल है, इस वेसिकल को टर्मिनल के पास लेके जाना है, बीच में दैट स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये वेसिकल जो है इसके टर्मिनल एंड तक लेके जाना है, अभी बाहर नहीं निकल रहा, अभी टर्मिनल के उस पोर्शन तक, यानी कि जो ये पोर्शन है यहाँ तक लाना है, इसको यहाँ तक लाना है, सही है, यहाँ तक लाके रखना है जब तक कि कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता, उसको
तब तक यहाँ रखना होता है। अब जब ये टर्मिनल पर आ जाता है तो यहाँ पर इस टर्मिनल के पास जो ये वेसिकल है वो उस टर्मिनल के बिल्कुल जो बाउंड्री है उसके साथ अटैच हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन वो काम कर रहा होता है कि ये सिर्फ जो न्यूली फॉर्म्ड एसिटाइल कोलिन एक वेसिकल के अंदर मौजूद है उस वेसिकल को टर्मिनल के पास लाके रखना है। टर्मिनल के पास तो लाके रखना है, प्लस इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द टर्मिनल की एंडिंग जो है, जो उसकी बाउंड्री है उसके साथ उसको लगा के रखना है। तो what help it to get attached, remain attached with the boundary of the terminal? यहाँ पर होता है एक स्नैप, synaptic associated protein, SNAP. तो with the combined efforts of VAMP and SNAP, ये जो vesicle है containing acetylcholine, it comes and remain binded with the terminal. अब ये बस इंतजार हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का। जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसका इसकी रिलीज जो है फौरन करनी होगी। ठीक है, नाउ सपोज वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि एसिटाइल कोलिन की रिलीज होनी है। अब इसकी रिलीज कैसे होगी कि इसको उस टर्मिनल से, वो वेसिकल के थ्रू वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद whatever the work has to do, after doing that, अब क्या होगा? अब इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, यानी कि वो जब एसिटाइल कोलिन का काम हो गया दोबारा से क्या होगा? इस एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसिटाइल को में दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर वही जो आपका एसिटाइल को है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और जो कोलिन है वो बाहर। समझ आ रही है बात बेटा? तो ओवरऑल this was the synthesis, storage and release of acetylcholine. बेटा एसिटाइल कोलिन जो होता है वो दोबारा से ब्रेक हो जाता है, सही है, एसिटाइल कोए में और उसमें कोलिन में। जिस तरह के शुरू में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सिंथेसिस कैसे हो रही होती है कि कोलिन इज आउटसाइड द न्यूरॉन अलोंग विथ सोडियम, सोडियम उसे लेकर आता है अंदर। ठीक है, और आपका जो एसिटाइल को ए है इट इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है। इज इट क्लियर कहकशा? अच्छा, ये तो हो गया। अब बात आती है कि इसकी जो आप सॉरी ये क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है ये डिग्रेड कैसे हो रहा होता है? एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने के लिए भी किसी की चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई तो होगा जो उसको डिग्रेड करेगा। तो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज विल डिग्रेड द एसिटाइल कोलिन। जी बेटा, सही है। इसका मतलब है कि अगर एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के काम को रोकना है तो फिर आ जाता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, अच्छा, अब ओवरऑल एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज, रिलीज, सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज को भी रोका जा सकता है। So there are different drugs which can act on these three different
stages. For example, there are certain drugs which inhibit the working of choline transferase. Choline transferase क्या था? Choline transferase was the enzyme which was responsible for bringing choline inside the neuron. तो उसकी सिंथेसिस को रोकने के लिए ये होगा कि भाई कोलिन को अंदर ही ना आने दिया जाए न्यूरॉन के, जहां वो आके एसिटाइल को ए के साथ कंबाइन करे. दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उसकी स्टोरेज को रोको. उसकी स्टोरेज को कैसे रोकेंगे? यू कैन inhibit the storage of acetylcholine by inhibiting the formation of the vesicle ना बनने दो जिसके अंदर acetylcholine को स्टोर करना है. ठीक है. और फिर तीसरा क्या आ जाता है? तीसरा आ जाता है आपके जो वो है वेसिकल के अंदर एक तो स्टोर हो गया, उसके बाद वेसिकल को आपने टर्मिनल तक लाना है. रिलीज से पहले वो टर्मिनल का जो है पोर्शन वहां आके अटैच हो जाता है. तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यू इनहिबिट द वेसिकल्स अटैचमेंट विद द टर्मिनल एंडिंग. नर्व टर्मिनल एंडिंग है वहां पर इसको अटैचमेंट को उसके रोक दो. तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके हैं जहां से आप एसिटाइलकोलिन को की स्टोरेज को, सिंथेसिस को, रिलीज को इनहिबिट किया जा सकता है. इवन आफ्टर दैट उसकी डिग्रेडेशन को भी इनहिबिट किया जाता है अगर उसको डिग्रेड ना होने दिया जाए. इज इट क्लियर? चलो जी. उसके बाद हम कर रहे थे रिसेप्टर्स का काम. सही है. हमने यहाँ से कर लिया था. ये तो बता दिया जनरली. हाँ, स्ट्रेस इन द ब्लड एंड बाय एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इन द नर्व्स. सही. अब आ जाओ. रिसेप्टर्स दो तरह के, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक. अच्छा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों लिखा हुआ. निकोटिनिक का एगोनिस्ट निकोटीन है और एंटागोनिस्ट उसका क्यूरार. सिमिलरली मस्करेनिक रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट मस्करीन है, एंटागोनिस्ट एट्रोपिन है. अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है आपका? निकोटिनिक रिसेप्टर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. N1 N2 भी कहते हैं और NN भी कहते हैं ऐसे. ठीक है. सिमिलरली जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ज्यादातर यानी कि तकरीबन 3 जो हैं वो CNS में होते हैं. एक कार्डियक है और एक स्मूथ मसल्स के लिए. दोबारा आ जाओ उस पर. कहाँ से शुरू किया था हमने? यहाँ से शुरू किया था. अच्छा, हाँ भाई. ये भी स्लाइड देख लें एक बार. Now, what do you know about the nicotinic and muscarinic receptors? कुछ आइडिया है टाइप्स के अलावा? बेसिकली फंक्शन क्या है मस्करिनिक रिसेप्टर्स का? एनी आइडिया? So which one is inotropic receptor beta? G protein coupled receptor. सही है. निकोटिनिक. अच्छा,
उसके बाद मुझे कोई उसामा के अलावा कोई बता सकता है कि जो मस्कुलिन रिसेप्टर की 5 टाइप्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? व्हाट फंक्शन डू दे प्रोड्यूस? सॉरी, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म? मस्कुलिन रिसेप्टर्स 5 है ना बेटा, 3 तो सीएनएस में है, एक कार्डियोवास्कुलर में है, एक स्मूथ मसल्स में है, तो इनका फंक्शन भी तो होगा कुछ वहां पर। कंट्रैक्शन, हाँ, और ठीक। सीएनएस में क्या कर रहे होते हैं? वहां तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। सिचुएशन मसल कंट्रैक्शन सीएनएस सही है। गुड। साइटेशन, ठीक। So beta, for the next time, we'll study nicotinic and muscarinic receptors in detail along with their functions. So here I will end the class. Right? Okay then. You're welcome, beta. Allah Hafiz.